नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी राहुल देव आज के क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर है। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक दल बदल कानून के तहत हम दल बदल कानून की अयोग्यता पर ध्यान देते हुए इसको बताते हैं। दल बदल कानून के अंतर्गत किसी भी सांसद विधायक को उसके पद से अयोग्यता करार दिया जा सकता है। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों, दल बदल कानून का प्रारंभ 1960 से हुआ। संविधान की 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून 1 मार्च 1985 से 1 मार्च 1985 से देश में लागू किया गया। ये कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरे पार्टी का समर्थन करता है तो उसके इस प्रक्रिया को दल बदल माना जाता है। ऐसे में उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसी आधार को मानते हुए अगर किसी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सदस्यों द्वारा, नोट करिएगा, अगर किसी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सदस्यों द्वारा अलग गुट, यहाँ गुट का उल्लेख किया गया है, अलग गुट बनाया जाता है तो उस स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। अगर किसी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सदस्यों द्वारा अलग गुट बनाया जाता है तो उस स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। दल बदल कानून आमतौर पर 1967 आम चुनाव के बाद विधायकों के इधर उधर जाने से कई सरकारें गिरी। इस प्रकार दल बदल कानून का उल्लेख करके सरकारों को स्थिरता प्रदान की गई। मुख्य रूप से हम देखें तो दल बदल कानून के उद्देश्य क्या थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, दल बदलने वाले विधायकों को सरकार में अस्थिरता लाने से रोकना, दल बदलने वाले विधायकों को सरकार में अस्थिरता लाने से रोकना, अधिकांशतः एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने का कार्य स्पीकर द्वारा किया जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने के प्रमुख बिंदु, किस आधार पर दल बदल कानून लागू होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून किस आधार पर लागू होते हैं, उसके प्रमुख बिंदु।
पहला, स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल सदस्यता छोड़ दें। पार्टी के विपरीत मत देने वाले, जो पार्टी के विपरीत जाकर दूसरे पार्टी को मत दें, या फिर मतदान में अनुपस्थित रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सरकारें बहुमत जारी होता है तो उस समय मतदान में अनुपस्थित हो जाते हैं विधायक या सांसद, तो उसमें ये भी गणना होती है मतदान में अनुपस्थित रहने पर। या फिर तीसरा पॉइंट है, या फिर राजनीतिक दल के 15 दिन के अंदर क्षमादान ना पाया हो, या फिर राजनीतिक दल के द्वारा 15 दिन के अंदर क्षमादान ना पाया हो। इस आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून लागू होते हैं। दल बदल कानून लागू होने के और भी कारण है, जैसे निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय जो किसी भी दल में नहीं है, कोई निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता हो, उसके बाद किसी सदन की सदस्यता का निराहक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। निर्दलीय सदस्य जो चुनाव आमतौर पर जीतते हैं, उनके ऊपर भी दल बदल का आरोप लग सकता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता हो, किसी सदन की सदस्यता का निराहक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। नाम निर्देशित या मनोनीत सदस्य, नाम निर्देशित या मनोनीत सदस्य, किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता का अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। इस आधार पर नाम निर्देशित सदस्य के ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के अधिनियम का मूल्यांकन के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है की रूपरेखा राजनीतिक दल परिवर्तन, दोषों तथा दुष्प्रभाव जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रलोभन से प्रेरित होती है, पर रोक लगाने के लिए की गई। एंटी डिफेक्शन लॉ का उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असंवैधानिक और अनैतिक दल परिवर्तन पर रोक लगाना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा दोनों सदनों में एक मत से स्वीकृत होना ही वह प्रमाण है। एंटी डिफेक्शन लॉ के लाभ, इसके लाभ हैं निम्न 2 उद्धत विरोधी कानून के लाभ के रूप में उद्धत किया गया है। यह कानून विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है। इसके साथ साथ यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा
पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। मित्रों, इसी आधार पर तीसरा है इसके लाभ, ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचन पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की आलोचना भी की गई है। आलोचना के आधार पर अगर देखा जाए तो इसके प्रमुख बिंदु भी हैं, मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ। आलोचना, इसके आलोचना के आधार पर हम प्रमुख तत्वों को ध्यान में रखते हैं। यद्यपि दल विरोधी कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था तथा इसने देश के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया, फिर भी इसके कार्यकलापों में कमी रही और ये दल परिवर्तन को भी नहीं रोक पाया। इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं पाया। इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित है। दूसरे शब्दों में इसने छुटपुट दल परिवर्तन पर रोक लगाई, किंतु बड़े पैमाने पर होने वाले दल परिवर्तन को कानूनी रूप दिया। इस आधार पर इसकी लाभ और आलोचना को देखा गया। इस दृष्टि से हम महाराष्ट्र के सरकार में जो हलचल है उस आधार पर महाराष्ट्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार का गठन कब हुआ, कितनी सीट हैं, वहाँ के राज्यपाल, विधायिका द्विसदनात्मक में कितनी सीट हैं, सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहते हैं महाराष्ट्र का गठन महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को इस दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आने वाले समय में आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र सरकार में हाल ही में जो अस्थिरता पैदा की, उस समय वहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो आप नोट कर लीजिए, इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में त्रिसदनात्मकता है, विधायिका और विधान परिषद है। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद की जो सीटें हैं वो इस समय 78, विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 78 है और जो विधानसभा की सीट है वो 288 है। मित्रों, ये एग्जाम की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी जहाँ भी जिस राज्य में अस्थिरता होती वहाँ की विधान परिषद या विधानसभा की सीटें पूछ लेता है, राज्यपाल पूछ लेता है, सरकार का गठन पूछ लेता है, कार्यकाल पूछ लेता है, कभी कभी वहाँ के उप मुख्यमंत्री का नाम भी पूछ लेता है। तो महाराष्ट्र में इस समय जो विधानसभा सीट है वो 288 है और इस आधार पर जो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी का कार्यकाल 28 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ था। 28 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ था। महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर अजीत पवार को बनाया गया था। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल का नाम पूछ लेता है, विधानसभा विधान परिषद की सीटें पूछ लेता है, सरकार का गठन कब हुआ था ये पूछ लेता है। और आने वाले समय में हो सकता है कि आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का नाम पूछे, तो आप नोट कर लीजिए महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी को बनाया गया था। तो जो महाराष्ट्र में अभी हलचल में है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र सरकार में बागी विधायक हैं उनको अयोग्यता ठहराने के लिए कुछ दिनों की रोक लगा दी है, जिससे कि जो विधायक अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी होटल में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ से अपना वक्तव्य दे रहे हैं सरकार के विरुद्ध, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक राहत दिया है, उनको एक डेडलाइन दी है कि इतने तारीख तक इनके ऊपर अयोग्यता का मुहर न लगाया जाए। उसके बाद आने वाले समय में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए एक मौका देंगे, एक डेट देंगे। अगर उद्धव ठाकरे सरकार अपना बहुमत साबित कर देते हैं तो वो सरकार में बना रहेंगे, अन्यथा अगर बागी विधायक जो हैं वो अपना बहुमत साबित करते हैं तो उनकी सरकार बनेगी। अभी हलचल है कि हाल ही में अभी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हाल ही में राज्यपाल से मिले हैं और भाजपा नेता नड्डा जी से भी मिले हैं। तो सब मिलाकर जो वहाँ की हलचल है, इस आधार पर देखा जाए तो आने वाले समय में अगर उद्धव ठाकरे की सरकार अपने बहुमत सिद्ध ना कर सकी तो भाजपा की सरकार बन सकती है महाराष्ट्र में, और उस सरकार में हो सकता है जो बागी विधायक हैं मुख्य किरदार निभा रहे हैं उनको उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाए। तो मित्रों, आने वाले समय में